ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर थ्रू आउट द ग्लोब। ग्लोब के अर्थ के मॉडल को कहते हैं ग्लोब, और थ्रू आउट द ग्लोब मीन्स थ्रू आउट द अर्थ के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो जो ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है वो क्या हुआ है, बढ़ा है, और 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है टेम्परेचर जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। और अगर हम 1981 से देखें तो हर 10 सालों में जो टेम्परेचर है, एक तो ये अब टेम्परेचर बढ़ना जो है लगभग डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है 1981 के बाद, और हर 10 सालों में अब टेम्परेचर क्या है 0.18 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 0.382 डिग्री जो है सेल्सियस जो है वो बढ़ रहा है। और जब से 1880 से आज तक जो 10 वार्मेस्ट ईयर हुए हैं, 10 वार्मेस्ट जो सबसे ज़्यादा जो गर्म जो है ईयर्स हुए हैं, उसमें जो है 9 ऐसे जो 2005 से लेकर 2022 के बीच में हैं ऐसे। तो मैक्सिमम जो है इन दिनों में जो रिसेंट ईयर हुए हैं उनमें जो है वार्मेस्ट ईयर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। उनमें से भी 5 ऐसे हैं जो 2015 से लेकर 2022 तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, उन 9 में से भी। तो क्या रिसेंट ईयर में ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज है एक प्रोसेस जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया कि जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और जो जिस प्रोसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें कई बार हम एक चीज़ मान लेते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया कि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ना, लेकिन इस सरफेस टेम्परेचर बढ़ता जिस प्रोसेस से है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नाम पड़ा है ग्रीन हाउस से, जिसको हम ग्लास हाउस भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ग्लास हाउस में ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लास मटेरियल होता है वहाँ से उसका बना होता है। ये शॉर्टर वेवलेंथ की जो सन रेडिएशंस होती हैं उनको तो आने देता है, अलो करता है, लेकिन जब ये उस ग्रीन हाउस के अंदर ये रेडिएशन जो सन से आती हैं वो सरफेस ग्रीन हाउस के सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई वेवलेंथ को जो है जिसको नाम होता है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को ये ग्रीन हाउस जो है वो एस्केप नहीं करने देता। तो इस तरीके से क्या होता है कि अंदर का जो ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हम सीड लगा सकते हैं, वो जर्मिनेट कर सकते हैं, बाद में उन सीड्स को फिर ट्रांसप्लांट करके हम खेतों में लगा सकते हैं। इस तरीके से ये यूज़ होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से ग्रीन हाउस जो है वर्क करता है उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि रेडिएशंस को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। जब वो स्ट्राइक करती हैं उनके सन से आने वाले रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो ट्रैप करती हैं रेडिएशंस को और उनको एस्केप नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर होता है उसमें अंदर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक ग्रीन हाउस देख रहे हैं हम, ये होता क्या है, इसको ग्लास हाउस ही कहते हैं जैसे उन्हें पढ़ा। इसकी जो वाल्स और जो रूफ होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि सन की रेडिएशन आसानी से आ सके अंदर। और ये उन प्लांट्स के लिए लगाया गया होता है जिन प्लांट्स को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। हम कुछ ऐसे जैसे हरी मिर्चों के जो सीड लगाते हैं अंदर पहले, जिसको बोलते हैं पनीरी, वो लगाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करके खेतों में ले जाते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो तेज़ी के साथ वो क्या करते हैं, वो सीड यहाँ ग्रो कर जाते हैं और फिर हम प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करके एक खेतों में लगा सकते हैं। तो ग्रीन हाउस में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये भी है कि ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यह सन से रेडिएशन आ रही हैं और 3 तरह की रेडिएशन सन से आती हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेड और इंफ्रारेड रेडिएशंस।
तीन तरह की रेडिएशन होती हैं, जिसमें से अल्ट्रावायलेट जो होती है वो उसको ओजोन लेयर ऊपर ही ट्रैप कर लेती है। ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ऊपर भी ट्रैप हो जाती है। ये विजिबल है, वो इंटरमीडिएट रेडिएशन जो वेवलेंथ की होती है, और ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। अब क्या होता है, ये विजिबल और इंफ्रारेड जब नीचे आती हैं और यहाँ टकराती हैं, तो एक तो विजिबल की जो है वो उसकी भी रेंज बढ़ जाती है, तो वो भी इंफ्रारेड बन जाती है। दूसरे नंबर इंफ्रारेड की भी और वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो बढ़ी हुई वेवलेंथ है, इसको जो ग्लास होता है, जो होस का ग्लास ग्रीन हाउस का, इसको क्या करता है, फिर इसके अंदर ऐसी एक मैकेनिज़्म होता है कि ये बढ़ी हुई रेडिएशन वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एस्केप नहीं करने देता। तो यहाँ पर रेडिएशन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो जो कि रेडिएशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अंदर का जो है ग्लास हाउस का या ग्रीन हाउस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरीके से जैसे ग्लास हाउस करता है कि अंदर कम रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अलो करता आने के लिए, लेकिन जब रेडिएशन टकरा कर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन जाती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की बन जाती हैं, उनको एस्केप नहीं होने देता। इसी तरीके से इसी ग्लास के मैकेनिज्म पे काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो भी इसी ग्लास हाउस की तरह एक्ट करती हैं, और वो रेडिएशंस को जो है कम शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को आने तो देती हैं, लेकिन वो जब टकराती हैं लैंड पर, सरफेस पर, तो उनको वापस जब वेवलेंथ उनकी रेडिएशन की बढ़ जाती है, तो ये गैसेस उनको एस्केप नहीं होने देती। तो उसी वजह से ये वो है, इस इफेक्ट को नाम पड़ा है, इस प्रोसेस का नाम पड़ा है। जो रेडिएट एनर्जी सन से आती है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशंस। और जैसे हमने पढ़ा कि सोलर रेडिएशन जो सन से रेडिएशंस आती हैं, तीन तरह की रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इनमें जो क्या होता है कि जो इनके बैंड्स होते हैं या रेंजेस होती हैं, इन रेडिएशंस के क्या होते हैं बैंड्स, और जो है एक रेंज होता है वो, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है कौन सी, अल्ट्रावायलेट, जिसको खासकर जो है हमारा ओजोन लेयर जो ऊपर है अर्थ पर, वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो उसकी जो यूवी रेडिएशंस की रेंज होती है, जब बैंड आता है वो किस में आता है, 100 to 400 नैनोमीटर ये होता है। और दूसरी इंटरमीडिएट जो है वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं, जिनको विजिबल रेज कहते हैं, इनकी जो रेंज होता है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। और इसके अलावा जो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं वो होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिनका रेंज होता है 700 to 1 मिलीमीटर, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक का ये रेंज आता है। कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी किस रेंज में फॉलो जो है करती है। तो ये जो है नैनोमीटर से लेकर फिर मिलीमीटर तक के का जो है रेंजेस बताई है रेडिएशंस की जो सन से आती हैं। भी पूछते हैं, तो इसमें पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यूवी भी आती है, विजिबल रेडिएशन भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, और ये एटमॉस्फेयर में है और अर्थ सरफेस पर आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो गया, वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की वार्मिंग होती है ड्यू टू ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं एज ए ब्लैंकेट एक्ट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सन की रेडिएशंस जो आती हैं उनको जब वो अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो उनको ट्रैप कर लेती हैं, एस्केप नहीं होने देती। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये यहाँ पर पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये सन की रेडिएशन आ रही है और अर्थ की सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, और जैसे ये स्ट्राइक करेंगी तो इनकी वेवलेंथ और बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई वेवलेंथ की जो रेडिएशन हैं जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, उनको ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर वेपर भी इवन जो है ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और एस्केप नहीं करने देते। इसकी वजह से जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का ये क्या है, ब्लैंकेट है जिसकी वजह से रेडिएशन आती तो है लेकिन यहाँ ट्रैप होकर रह जाती है। तो कम वेवलेंथ वाली, शॉर्ट वेवलेंथ वाली अलो करती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस एंटर करने में वो, लेकिन जैसे ये स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस के साथ इनकी वेवलेंथ और बढ़ जाती है, तो उनको फिर ये एस्केप नहीं होने देती। इससे टेम्परेचर क्या है अर्थ सरफेस पे बढ़ जाता है। उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्रोसेस को बोलते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो
यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं साथ में कि क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत सारी गैसेस दी होती हैं, उनमें से पूछा होता है कि कौन कौन सी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसमें मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पारफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कुछ मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्वेश्चन में आता है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू से लेकर 20th सेंचुरी के एंड तक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बड़ा है एटमॉस्फेयर में, और लगभग रफली कितना बड़ा है, लगभग 30% जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक 30% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन जो है अमाउंट बढ़ चुका है। और मीथेन की अगर देखें तो वो कितना बढ़ चुका है, लगभग डबल हो चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के पीरियड में तक। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो 1958 में कितना था, 317 ppm था। अगर करंटली देखें आज, तो आज कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है वो कितनी पहुंच चुकी है, अमाउंट कितनी पहुंच चुकी है एटमॉस्फेयर में, 400 ppm। और अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से ये चल रहा है, एक्टिविटीज चल रही है, कंडीशन चल रही है, चलता रहा, तो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2040 अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुँच जाएगी, 450 ppm इन द एटमॉस्फेयर। सरफेस का टेम्परेचर होता है वो कितना है, इस समय अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर हुआ है +15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किसकी वजह से है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से है। तो ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक, अगर जनरली देखा जाए तो एक प्रोसेस है जो कि फ्रेंडली है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर रेगुलेट होता है, मेंटेन रहता है और अर्थ के लिए सूटेबल है, लगभग +15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर अर्थ का। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना होती तो अर्थ जो सरफेस एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो कि रहने लायक मुश्किल होता, कंडीशन यहाँ पर हार्श होती। तो जनरली तो जो है ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो क्या है, वो फ्रेंडली होता है और नेचुरली वो ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा एक प्लैनेट है वीनस। तो वीनस बड़ा गर्म प्लैनेट है और वहाँ पर टेम्परेचर लगभग एवरेज टेम्परेचर है वीनस का जो है वो 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और वो इसका कारण है कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या है, वो रेडिएशन ट्रैप होती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से ह्यूमन की क्या हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है तेज़ी से, और उसकी वजह से जो हम ग्रीन हाउस पॉपुलेशन बढ़ी है और हम बहुत सारे जो है इफेक्ट डाल रहे हैं इन्वायरमेंट पर, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जहाँ हम गाड़ियों की वजह से या इंडस्ट्री के थ्रू जो गैसेज जो ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो है खासकर ग्रीन हाउस गैसेज, उसकी वजह से जो है थ्रू आउट द ग्लोब जो है अर्थ का सरफेस टेम्परेचर जो बढ़ गया है, उस वजह से जो है ये इफेक्ट अब उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको मेंटेन किया जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज पड़ी, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनका लाइफ स्पेन कितना कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ स्पेन है लगभग 50 से लेकर 200 तक, मीथेन का लगभग 12 ईयर्स तक ये जो है इसका लाइफ टाइम जो रहता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 120 ईयर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 जो है वो CFC11 वो है 45 ईयर्स, लेकिन CFC12 जो है वो लगभग 100 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है इसका। इसी तरीके से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, इसका भी जो है ये लाइफ स्पेन है, ये भी कभी कभी आता है कि अरेंज करें क्वेश्चन में आ जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, गैसेज अलग अलग गैसेज का होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज में हैं कि कौन सी गैसेज की कितनी एफिशिएंसी है कि वो क्या कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ा कर सकता है, रेडिएशन को ज़्यादा ट्रैप कर सकता है, उसके हिसाब से होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज वैसे जनरली क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और एनर्जी को स्केप नहीं होने देते रेडिएशंस को, तो जिसकी वजह से क्या है, जो है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग में कई बार आता है कि भाई डिफरेंस क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सिंपली जो है एक
प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? अर्थ का सरफेस टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाता है उस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो एक चीज़ और है कि जो 2 की वेज जिसमें से गैसेस को हम देखते हैं कि वो उनकी एबिलिटी होती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेज़र करने की। एक तो कि गैसेस की कितनी एबिलिटी है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, एक, और दूसरे नंबर पर कितनी देर तक वो स्टे करते हैं, लाइफ स्पैन कितना है। तो उस हिसाब से जो है वो जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक गैस का हम कैलकुलेट करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, इसको हम बेस किसको रखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में बेस क्या चीज़ है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हम ये चीज़ देखते हैं कि एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ गैस विल अब्जॉर्ब ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड में 1 टन जो एमिशन हुआ किसी गैस का वो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा। और उसको बेस रिलेटिवली किसके साथ रिलेट करते हैं कि एक टन जो एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन टाइम में, तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना कर रहा है ऑब्जॉर्व रेडिएशन का, उसका कंपेयर करते हैं जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इसकी जो वैल्यू रखी हुई है वो रखी हुई है 1 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो उसको फिर कंपेयर करते हैं बाकी ग्रीन हाउस गैसेज के साथ। तो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है वो 1 है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े लॉन्ग टाइम तक लगभग 250 ईयर्स तक जो है वो उसका लाइफ स्पैन है रहता है। और मीथेन जो है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है वो है लगभग 25 टाइम्स टू द, इसका 25 121 टू 25 मीनिंग क्या हो गया, टेबल में भी हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है इसका, तो इस टेबल में देख पा रहे हैं, और मीथेन का 25 है। तो इसका मीनिंग ये है कि मीथेन कैन cause global warming potential more 25 टाइम मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ग्लोबल वार्मिंग करने की वो 25 टाइम ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी तरीके से 290 टाइम्स ज़्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड की एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2 की जो है 10,000 लगभग ज़्यादा एफिशिएंसी है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग करने की। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, ये भी पढ़ लें कि कभी पेपर में आता है कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है किसका ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि कौन सी गैस कितना कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है बाकी गैसेस की वजह के कंपेरेटिवली। इसलिए क्या है, लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 64.3% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को एज़ कम्पेयर टू मीथेन जो है 17% करता है, अदर गैसेज 11.9%। तो इस हिसाब से हम जब देखते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दिया हुआ है 6%। तो जनरली जो है पेपर में ऐसे आ जाता है कि 60% से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है, 60% से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। 18% जो है वो करती है मीथेन, और 14% जो है वो CFC करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड वो करती कितनी है 6%। तो कभी कभी आ जाता है। तो इस तरीके से कि ग्लोबल कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसका होगी। उनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा है, मीथेन का ज़्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूट ये ज़्यादा कर रही है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन, इसका अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग है टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका 60% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए।